बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। जी हां, और टी भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में और हम भी मौजूद हैं। और आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो मौजू आप समझ जाएंगे जब मैं कहूंगी कि सेहत जो है वो 1000 नेमत है और एक सेहतमंद इंसान जो है वो एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होता है। और अगर बुनियाद ही मजबूत हो तो फिर मुआशरा भी बड़ा जबरदस्त हो जाता है, लेकिन अगर बुनियाद में थोड़ी सी कमजोरी हो जाए तो फिर काफी मसाइल हो जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका ताल्लुक मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि अगर हम जिंदगी में कोई चीज सुन ना सकें, यानी कि चिड़ियों का चहचहाना ना सुन सके, हम आपस की गुफ्तगू ना सुन सके, तो सोचिए कितनी इरिटेशन होगी। और फिर उससे भी ज्यादा इरिटेशन कब होती है जब हम अल्फाजों से इजहार ना कर सकें, अपनी आवाज का इस्तेमाल ना कर सकें, किसी को अपने अल्फाजों से अपनी फीलिंग्स ट्रांसफर ना कर सकें, तो फिर सोचिए इससे भी बड़ा अलमिया हो गया। अच्छा जी, और सूंघने का ताल्लुक जो है ना, हम कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, यानी कि फूलों को जब हम उनकी फ्रेग्रेंस को फील करते हैं तो हमारा ताल्लुक जो है वो नाक से होता है। लेकिन ये कि आजकल जो सीजन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे कल इतनी ज्यादा गर्द गुबार उड़ा है, इतना ज्यादा डस्ट था कि उसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान को भी डस्ट इनहेल करने की वजह से छींकें आना शुरू हो गई। और जब छींकें आती हैं तो फिर सोचिए जरा क्या होता है, लाल टमाटर हो जाते हैं सारे के सारे। तो आज हमने अपने स्टूडियोज में एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे माहिर डॉक्टर को इन्वाइट किया है जिनके क्रेडिट पे वैसे तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन एक जबरदस्त चीज जो पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुई और वो ये थी कि समात और गोयाई और से जो महरूम लोग थे उनके ट्रीटमेंट का सेहरा सबसे पहला उनके सर पे बंधा, यानी कि उन्होंने उनका ऑपरेशन किया और उनकी समात को जो है वो सुनने के काबिल बनाया। तो आप सबको खुशी होगी आज के मौजू पर कि हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जब वो रो रहे होते हैं रात में तो हमें नहीं पता चलता कि क्यों रो रहे हैं। बाज दफा हम भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर के जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इनके कान में दर्द इसलिए रो रहे हैं। अच्छा जी, इनको सांस नहीं आ रहा है इसलिए मुंह खुला हुआ है, खर्राटे ले रहे हैं। तो हम डॉक्टर फसीउल्लाह मीर को कहेंगे वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3, 4 महीने वाले, तो वो तो बेचारे हाथ पांव चला ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते कि उनको कान में दर्द है या नाक बंद हो गई है। बस देख के पता चलता है कि अच्छा नाक बह रही है तो नजला हो गया होगा, खर्राटे ले रहे, कभी कुछ सोते में उठ गए और रोना शुरू हो गए, अब पता ही नहीं चल रहा। माँ परेशान हो रही है, जगह जगह देख रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो क्या गया इनके साथ। तो ये कैसे पता चलता है कि जब बच्चे का कि उसको सुनने का कोई प्रॉब्लम है, कान का कोई इशू है या नाक का है? देखिए, बात है कि हर बच्चे को माँ बहुत बेहतर जानती है, माँ को पता होता है क्या है। उसके बावजूद अक्सर बच्चों को माँ इग्नोर हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं लगता कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं। अच्छा, बच्चे के दर्द का जब हम बताते हैं कान में दर्द है तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे दर्द के रोने से। जैसे आपने कहा सही कि अगर बच्चे के पॉटी सही हैं, बच्चा रोते वक्त ऐंठता नहीं है कमर ऊपर करके, तो इसका मतलब उसके पेट में दर्द नहीं है। अब बच्चा, ऐसे छोटे बच्चे जो अपने 4 महीने से बड़े हैं, कान की तरफ बार बार हाथ ले जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कान की तरफ हाथ नहीं ले जाते वो अपना सर हिलाते हैं कान में दर्द की वजह से। और आमतौर पर ये बच्चे मुंह खुला रख के सोते हैं और रात को बहुत रोते हैं। तो ये इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि सर हिला रहा है बच्चा, कान की तरफ हाथ ले जा रहा है, तो कान में दर्द है। अगर कान में दर्द ज्यादा हो जाए या एक्सटर्नल ईयर में हो तो हल्के से दबाने में बच्चा और रोएगा जोर से। तो वो तो जरा टेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा कुरल लगेगा, लेकिन बाज़ This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।
उसको क्या प्रॉब्लम क्या है, या मुस्तकिल नज़ला क्यों है, या मुस्तकिल कान बह क्यों रहा है, कान में दर्द क्यों है, तो इस मशवरे के लिए आप फौरन से पेशतर कॉल कीजिए हमारे प्रोग्राम में और डॉक्टर फसी से मशवरा लीजिए। और इससे भी जबरदस्त बात, वो हमारे व्यूअर्स जिनकी इस्तिताअत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कान बह रहा है, कान में पीप हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, कान में तकलीफ है, सुनाई नहीं दे रहा है, कान के पर्दा डैमेज हो गया, या कुछ भी ऐसा मसला उनको हो गया, या साइनस का कोई मसला है, या नज़ले का मसला है, या बलगम का मसला है, और उनके पास जो है वो सहूलत नहीं है कि वो डॉक्टर की फीस दे सके, तो पीर के दिन डॉक्टर फसी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम का नाम लेके डॉक्टर साहब के पास जाकर मिल सकते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो आपको सारी दवाएं और आपका ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो आप फौरन फोन कीजिए और मालूम कीजिए कि आखिर आपका बच्चा रात में रोता क्यों है, या आपके कान में अगर कोई तकलीफ है तो वो क्यों है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कान के जो सुनने का अमल है एक बच्चे का, वो किस उम्र से शुरू हो जाता है? बच्चा पैदा होता है तो सुनने लगता है। अच्छा, किस उम्र में हम बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं कि सुनाई दे रहा है या नहीं? जी, इनफैक्ट 3-4 दिन के बच्चे का भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बड़े का जब हम टेस्ट करते हैं तो हेडफोन लगा के आवाज डालते हैं, या तो बटन दबाता है या इशारे से बताता है कि कान में आवाज आ रही है। तो बच्चों में ये होता है क्योंकि बच्चे या तो सुनाई ना देने की वजह से बिल्कुल रेस्पॉन्स ना दें या सही जवाब ना दें, बच्चे ही हैं, तो 5 साल से कम उम्र बच्चों में एक और टेस्ट किया जाता है जिससे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कि हम बच्चों से नहीं पूछते बल्कि मशीन हमें बताती है कि उन्हें सुनाई दे रहा है या नहीं। तो वो टेस्ट कहलाता है ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, बड़ा नाम है, इतना लंबा सा हो जाता है। उसका छोटा जो मुकफ़फ़ है उसका बेरा टेस्ट है, यानी कान में हम आवाज डालते हैं बच्चे को सुलाकर। और नींद की हालत में भी परसेप्शन ऑफ साउंड तो है, कान सुनाई दे रहा है, ब्रेन तक जा रही हैं वेव्स, लेकिन क्योंकि नींद में हम हैं तो उतनी वेव्स दिमाग तक जाती हैं, हम जागते नहीं जब तक कि वो कोई धमाके वाली आवाज ना सुन लें। तो बच्चों को भी सुलाने के बाद कान में आवाज डालते हैं प्रोब लगा के, और उसकी लहरें जो उठती हैं दिमाग तक जाती हैं, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर करता है। उसका रिकॉर्ड इस तरह हमें प्रिंट आउट मिल जाता है जैसे ईसीजी का कार्डिक की जो हम पट्टी निकालते हैं दिल के फंक्शन को देखने के लिए, ईसीजी की तरह उसका रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये टेस्ट किया जा सकता है बच्चों में भी। अच्छा, एक और टेस्ट है जो माएँ कर सकती हैं अपने घर में, और वो ये कि कैन माई बेबी हियर, उसका अपने आप से पूछें वो किस तरह, बच्चे के सोने के 5 मिनट बाद, 5 मिनट से ज्यादा ना हो, 5 मिनट के अंदर जोर से माँ बच्चे को आवाज दे। बच्चे की उम्र 4 महीने से ज्यादा है तो बच्चा रेस्पॉन्स देगा, कुलबुलाएगा या आंखें खोलेगा या हाथ हिलाएगा। तो ये जो बच्चे का रिस्पॉन्स है, इसकी आवाज इतनी हो जैसे इतनी जोर से चिल्लाया जाए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि बाग में जब खाना लेके जाती है बेगम अपने मियाँ के लिए काम करने वाले, जोर से आवाज देती। तो वो बच्चे जिनका आप टेस्ट करना चाहें घर पर तो इस तरह कर सकते हैं, तो उन बच्चों को रिस्पांस मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भतीजी जब छोटी थी, 2-3 महीने की थी, तो हम उसे कभी इस तरह से हाथ लगा के नहीं उठाते थे, उसके कान के पास जाके कहते थे बीबी बिटिया उठ जाइए उठ जाइए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना कभी करवट लेती थी, कभी कुछ करती थी, कभी आंखें खोल के देखती थी, कभी मुस्कुराती थी। तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि इसके सुनने की जो सलाहियत है वो सही काम कर रही है। जी, ये एक तरीका है देखने का। दूसरे बच्चा सो रहा हो तो दूसरी तरफ से आवाज दें कि बच्चे का ध्यान न हो, पीछे से जोर से आवाज दें। बच्चे को म्यूजिक से आप देखें कि म्यूजिक की तरफ अटेंड करता है नहीं। तो ये चीजें बच्चे का अटेंशन गेन करने का कि आप माहौल में आवाज देकर उसके तवज्जो को नोट करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कान और नाक के हवाले से मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। चाहे आपके घर में किसी को भी हो, उस हवाले से आप फोन करके हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज कान की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और नाक की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से कि नाक का गोश्त बढ़ जाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नज़ला रहने लगता है, या फिर नाक बंद हो जाना और फिर उसकी वजह से सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है, या साइनस बेसिकली है क्या। और जो है इस सारी सूरत हाल के लिए अगर आपके घर में कोई इस तरह का पेशेंट है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और आप जानना चाहते हैं तो डॉक्टर फसील अमीर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले तो कि जो बच्चे हैं
जी, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक कॉलर है। पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं, इजाजत है आपकी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं राना शमशाद बोल रहा हूँ जी, रायगढ़ से। जी राना साहब, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर फसीउल अमीर हमारे साथ मौजूद है। मेरी बेटी है जी 3 माह की। अच्छा। हाँ जी, वो तकरीबन 1 माह 1.5 माह से ना मसलसल रो रही है, दिन रात रो रही है। वो जब दूध पीती है ना अपनी माँ का या दूसरा डिब्बे का, तो वो थोड़ी देर बाद निकाल देती है। तो अच्छा। आज सुबह उसका हमारे जो घर में मासी आती है ना काम वाली, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इसके जो ये गले पे वो हंसरी सी पड़ी हुई है, पत्नी मुझे तो नहीं उसका पता। तो उन्होंने उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा गर्दन को खींचा, फिर दोनों हाथों से उसके कान पकड़ के उसको खड़ा किया कि ये ठीक हो जाएगी, इसको खींच पड़ी हुई है। तो मैंने भी फिर उसकी गर्दन के बाईं तरफ हाथ लगाया, तो वो मुझे भी सख्त सख्त और हाथ से मालूम हुई है। फिर उसमें मैंने एक पेन किलर जेल सी लगाई है, वो घर में पड़ी थी। तो लेकिन वो अभी भी रो रही है, रूम से बाहर निकाला, बात नहीं मेरी हो सकती। वो ठीक है, ठीक है। रो रही है। 3 महीने उसकी उम्र है बच्ची की? जी जी, 3 महीने। अच्छा राना साहब, आप प्रोग्राम देखिए और हो सके तो पेपर पेन ले लीजिए ताकि आप लिख सकें कि असल है क्या, और अगर कोई डॉक्टर साहब मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो उसके लिए भी, ड्रॉप्स के लिए भी आप लिख लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम देखिए आप। एक्चुअली मसला जी कि मेरी जरा बात सुन ले, उसकी ना गर्दन बाएं तरफ से बहुत सख्त हुई है। सख्त हुई है बाएं। मैंने सुबह जब मालिश की है ना उस पर, वो थोड़ी सी, उसने मेरा हाथ पकड़ा, 3 माह की बच्ची ने जोर से मेरा हाथ पकड़ के पीछा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्दन को हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन ये गर्दन में जो सख्ती पैदा हुई है राना साहब, ये जब वो आपकी जिन खातून ने भी उसको कान से पकड़ के उठाया उसके बाद हुई है? नहीं, पहले भी थी। अच्छा ठीक है राना साहब, आप सुनिए, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको सारी सूरत हाल। इसमें 2 चीजें हैं, या तो ये गर्दन में जो सूज है जी उसकी वजह से इनको रोना है। अच्छा। रातों को रोती हैं। अच्छा, दूसरे आपने फरमाया कि दूध छोड़ देती है। हाँ। तो हो सकता है इसकी नाक बंद हो जाती है, या इसके एडिनॉइड्स हैं काकड़े के पीछे, कौवे के पीछे, पैलेट के, सॉफ्ट पैलेट के पीछे वाले 2 गुदूद होते हैं। साइड में तो 2 गुदूद टॉन्सिल के उसी तरह के गुदूद नाक के पिछले हिस्से में होता है, जिसे एडिनॉइड कहते हैं। तो बच्चों के बाद एडिनॉइड बड़ा हुआ होता है। अच्छा। और रहा ये कि कान में दर्द की वजह से रो रही है कि एडिनॉइड बढ़े हैं, तो उसका एक टेस्ट होता है जिससे हम कहते हैं टिम्पैनोमेट्री, यानी प्रेशर टेस्ट होता है कान के अंदर। प्रेशर टेस्ट कर लेते हैं कान के अंदर का। अगर आप राना साहब इसका ये टेस्ट करा लें और मुआयना करवा लें ईएनटी स्पेशलिस्ट से, तो ये मसला पता लग जाए कान के दर्द से रो रही है या गर्दन के दर्द से रो रही है। गर्दन के दर्द से रो रही है। तो आप इन दोनों सूरतों में ईएनटी सर्जन आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। और ये प्रेशर टेस्ट कहाँ होगा? अगर आप प्रोग्राम के बाद मेरा नंबर ले लें और मुझे फोन कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर लूंगा। मैं अपने दोस्त हैं लाहौर में, उनके पास भेज दूंगा जहाँ ये टेस्ट होता है। यानी कि टिम्पैनोमेट्री प्रेशर टेस्ट कह लें, ये अगर डॉक्टर से अपने ईएनटी वाले से कहना चाहें तो छोटा सा प्रोब लगाते हैं। 3 महीने के बच्चे में भी हो सकता है। लेकिन ये क्या सही तरीका था कि कान से पकड़ के उस 3 महीने के बच्चे को उठा लिया, उससे कोई रग उसकी मैं मना करूंगा इस बात को सख्ती से। हाँ। 3 महीने के बच्चे की हड्डियों में इतनी कुव्वत नहीं होती कि कान से पकड़ के खड़ा कर दें। देखिए, बच्चों की गर्दन नहीं ठहरती 4 महीने तक, तो बड़ा ख्याल करना चाहिए। और ये ऑस्टियोपैथिक इलाज जो है ना इस किस्म का, हाँ। कि झटके दे के और खींचतान करके 3 महीने की बच्ची पे थोड़ा ज्यादती हो जाएगी या ना करें। और वो कह रहे हैं कि गर्दन सख्त हो गई है, गर्दन सख्त हो गई, तो उसको भी दिखाते हैं। राना साहब अब मेरा नंबर ले लीजिए बाद में फोन करके, या राना साहब मेरा नाम डॉक्टर फसीउल अमीर है, ये टाइप करें आप गूगल पर, तो आपको मेरे हिट्स मिल जाएंगे, मेरा टेलीफोन नंबर भी मिल जाएगा वहां से। ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि गूगल पे डॉक्टर फसीउल अमीर टाइप कीजिए तो सारी डिटेल्स डॉक्टर साहब की मिल जाएगी। और जैसे आपने बताया तो इनके मौसम डस्ट का आ गया, कराची में अचानक इतनी डस्टी हो गया वेदर, तो मैंने अपनी फेसबुक पर जो है एक मैसेज दिया, पब्लिक अवेयरनेस मैसेज, कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए कि डस्ट से बचने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो फिर इनसे बात करने के बाद फिर आप हम सब के लिए बताइए, रहनुमाई के लिए, कि डस्ट का जैसे कल बहुत बड़ा तूफान आया और आज भी काफी डस्ट रही है माहौल के अंदर, तो क्या एहतियाती तदबीर होनी चाहिए, वो हम बात करते हैं। फिर वक्त एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब है? डॉक्टर फसील साहब से बात करनी है जी। कौन साहब बात कर रहे हैं? देखिए, मैं शहजाद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए।
हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी के गले में या नेक में कोई हड्डी या सॉलिड चीज फंस जाए तो उसका फौरी तौर पे क्या एक्शन लिया जाए? किसी से मुराद बच्चे की बात कर रहे हैं आप या बड़े की? बच्चा या बड़ा कोई भी हो, खाना खाते हुए या लापरवाही में कोई भी सॉलिड चीज खाना। ठीक, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे शहजाद साहब। शहजाद साहब को अगर पूछे इनकी बेगम साहिबा का नाम सफूरा तो नहीं है? आपकी बेगम साहिबा का नाम सफूरा तो नहीं है शहजाद साहब? हेलो, शायद वो दोबारा कॉल कर लीजिए अगर आप वही हैं तो। जी तो ये बताइए कि ये एक मेरे पास पेशेंट आई थी। अच्छा। कि उन्होंने खाना खाते में हड्डी गलती से चली गई अंदर। वो गई एक बड़े हॉस्पिटल में और जाके बताया जी हड्डी फंस गई है। तो वहां पर जो खातून डॉक्टर थी उन्होंने और सीनियर डॉक्टर ने एक्सरे देखा। वो एक्सरे बहुत छोटा सा मिनिएचर एक्सरे आज निकले पैसे बचाने के लिए। उस एक्सरे को देख के उन्होंने कहा कि एक्सरे करवा लिया। एक्सरे देख के कहने कुछ नहीं जाइए, यार ओके। उनका दर्द नहीं गया, ये अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। 3, 4, 5 दिन तक उन फैमिली डॉक्टर साहब ने टीके लगाए उन्हें एंटीबायोटिक के। दर्द उनका नहीं गया। तो ये मुझे इन्होंने ढूंढ लिया और ढूंढ कर मेरे पास आए। तो मैंने इनके छोटा एक्सरे देखा तो मैंने कहा इसमें खक भी नजर नहीं आएगा इतने छोटे एक्सरे में, जाइए आप दूसरा एक्सरे कराइए। रिपीट करा एक्सरे, उसमें हड्डी इतनी बड़ी पड़ी थी, 2.5 सेंटीमीटर की हड्डी नजर आ रही थी, सूज नजर आ रही थी, सूजन हो गई, सूजन नजर आ रही थी। अच्छा। तो मैं एक तो ये पैगाम दूंगा हमारे उन इदारों से जो पैसे बचा रहे हैं, छोटे एक्सरे की फिल्म बनाकर पैसे बचाएं, लेकिन पेशेंट को भी बचाएं। बिल्कुल, पेशेंट की जिंदगी। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर तरीका बताइएगा कि करना क्या चाहिए, क्योंकि बाज दफा बच्चे कोई चीज खा लेते हैं और वो हलक के अंदर फंस जाती है। बाज दफा बड़े कोई चीज खा रहे होते हैं और इत्तफाकन खासकर जैसे मछली का कांटा फंस जाता है बाज दफा, या कोई भी चीज हड्डी फंस गई। अब क्या करें, किस तरह से उसको निकाला जाए, ये तो बहुत ही दर्दनाक कंडीशन हो जाती है। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम में टी टाइम, और टी टाइम में बहुत ही जबरदस्त इशू पे आज बात हो रही है और वो है कि आपके कानों के हवाले से, कि कानों में मुख्तलिफ जो बीमारियां हो जाती हैं उस हवाले से समात आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि बाज दफा हम गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, सर पे चोट लगी, कान में सूजन हो गई या कान से सुनाई सही नहीं दे रहा है, सीधे कान से सही बात समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें समझ नहीं आता हो क्या रहा है। बाज दफा कान से पानी बह रहा होता है, पस निकल रहा होता है या रेड हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। इसी तरह से नाक का भी ताल्लुक है। तो इन सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर से। और डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे शहजाद साहब एक कॉलर थे, उन्होंने बताया था कि अगर कोई बच्चा बड़ा या बूढ़ा कुछ खा रहा है और गले में कोई हड्डी टाइप की सख्त सॉलिड चीज फंस जाती है तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा? देखिए, उसका पहले एक्सरे करा के तयन कर लें कि है, और एक्सरे छोटे साइज का बिल्कुल ना करें, खुदा छोटे साइज का खुदा के लिए पैसे ना बचाएं, बड़ा एक्सरे कराएं। उसको फौरी तौर पर सुबह होने से पहले, अगर रात है तो हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, सुबह से पहले उस हड्डी को निकाल लेंगे। ठीक है। जितने दिन ये हड्डी ग़िज़ा की नाली में रहेगी वो इन्फेक्शन करेगी। देखिए, अगर हम ब्रश करके भी सोते हैं तो सुबह उठते तो मुंह से बू आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी थके हुए ब्रश ना करें, सुबह उठे तो कितना मुंह से बदबू आती है। बिल्कुल। तो ये जो है इन्फेक्शन हो जाता है उस हड्डी में या गोश्त में जो फंस जाता है, तो उसका फौरी तौर पर जल्द से जल्द निकालना जरूरी होता है। उसको दूसरे दिन का इंतजार नहीं। यू डोंट नॉट स्लीप ऑन ए फॉरेन बॉडी, ये कहते हैं हम लोग, कि उसको आप सोए नहीं, जागे और निकाल दें राती को। जिनके देर लग जाती है, जो 2-3 दिन तक पड़ी रह जाए, निकालते में ग़िज़ा की नाली फट सकती है, पीप फेफड़ों में जा सकता है, पीप पेरिकार्डाइटिस कर सकता है, पीप से बहुत सारे नुकसान, जान को खतरा होता है। से अगर ये निकालते में ग़िज़ा की नाली चटक जाए या फट जाए तो उसमें मोर्टेलिटी यानी अमवात की शरह 70% लोग मर जाते हैं। तो इतनी खतरनाक चीज़ है और इसीलिए इसमें कोई इग्नोरेंस की इजाज़त नहीं है।
कोई डिले की। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर कोई चीज निगल लेते हैं, कोई भी चीज जो उनको सामने नजर आती है वो फौरन मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ना समझ होते हैं। तो माएँ क्या करती हैं, जैसे ही उन्होंने कोई सिक्का या कोई भी ऐसी चीज सॉलिड जो है वो फंसा ली गले के अंदर, अब वो तो मुंह फाड़ के और बच्चे की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो रो भी रहा है और वो समझ नहीं आ रहा, तो माएँ क्या करती है, फौरन उसको उठा के और उल्टा किया और उल्टा करके टांगों से पकड़ के और उसको टप टप ऐसे किया पीठ के ऊपर, तो वो चीज बाहर आ जाती है। लेकिन अगर यही चीज किसी बड़े के साथ हो जाए तो उसको कैसे उल्टा करेंगे? उसको तो कर ही नहीं सकते। उसके लिए क्रेन मंगवाना पड़ेगा कोई हेवी हो तो। बिल्कुल, तो उसके लिए तो फिर बहुत जरूरी होगा कि मतलब 4-6 लोग जो है वो पांव के बल उनको खड़ा कर दें। तो उससे बेहतर ये कि डॉक्टर से फौरन रब्ता करें। आप जो बच्चों को कह रही ना, बच्चों के अगर मुंह में कोई चीज चले जाए और उनकी सांस रुके तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू जी, कि बस उनको पांव से पकड़ के उल्टा करें और पीठ पे जोर क्योंकि आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हम पैर से पकड़ते और ठप ठप ताकि वो रोए, और सिक्रेशन बाहर निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उल्टा लटका हो तो मुंह से सिक्रेशन नीचे जमीन की तरफ। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए, आप मुझसे पूछ रही थी कि कम सुनाई देने के असबाब क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो एक तो कान में मैल है या कान के पर्दे के पीछे या कान के पर्दे में कोई जख्म हो जाए, तो अगर हम ये बताएं कि किस तरह कान को सुनाई देने का फंक्शन है और किस तरह हम सुनते हैं, तो फिर उसकी बुनियाद पे हम असबाब को बहुत अच्छी तरह बिल्कुल। और हमारे पास कुछ डॉक्टर फसीउल्लाह मीर ने हमें कुछ विजुअल्स दिए हैं, कुछ स्केचेस दिए हैं, वो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं और साथ साथ बताते भी हैं कि इस सिस्टम को किस तरह से समझा जाए। तो वो दिखाइए जरा, और डॉक्टर साहब फिर अब आप बताइए कि क्या है। जी जी डॉक्टर साहब, देखिए जो नजर आ रहा है कान का पर्दा है, उससे 3 लगी हुई हड्डियां, उसके आगे जो गोल सा बना हुआ है गोंगा सा, वो कॉकलिया है। कान का पर्दा हिलता है, 3 हड्डियां हिलती हैं तो कॉकलिया हिलता है। कान के पर्दे के पिछले वाले हिस्से में हवा है जो नाक से कनेक्ट के एक ट्यूब है, जहां पे मैंने एरो बनाए हुए हैं। इस ट्यूब से हवा बाहर निकलती है और हवा अंदर जाती है। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाए नजले में, या बच्चों में एडिनॉइड होते हैं उसमें ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पानी जमा होता है। जो मैं लाल रंग भरता हुआ आप देख रहे हैं, ये पानी का सफेद हिस्सा खून का जमा होता है। इसमें अगर जरासीम चले जाए तो पीप बनता है, और ये पीप अगर ज्यादा हो जाए तो कान के में शदीद दर्द होता है, बह निकलता है कान। तो अब ये है सिलसिला कि अगर ये ट्यूब बंद होने के असबाब क्या है, तो आप देखें साइनसेस से सिक्रेशन आके ट्यूब को बंद कर सकते हैं और पीछे नेगेटिव प्रेशर होकर पानी जमा हो जाएगा। तो ऐसे पानी में जरासीम का होना बहुत जल्दी हो जाते हैं, जरासीम पैदा इसमें। तो ये जो है साइनसेस की वजह से, नाक की तकलीफ की वजह से, नजले की वजह से ये ट्यूब बंद होता है तो फसाद मचता है, कान में दर्द होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है और उससे पीप बन जाता है। और पीप बन के अगर एक दफा बह निकले तो कान के पर्दे में सुराख रह जाता है। सही। और अच्छा ये एक चीज ये कि साथ ही अगर आप ये देख लें, दूसरा स्केच ये साइनसेस का मैं लाया था साथ में। पेशानी की हड्डियां हैं, ये खोखली है अंदर से, और ये गाल की हड्डियां साइड में जो खोखली आंख के नीचे, और ये खोखली हड्डियां सुराख से खुल रही हैं। और बीच नाक में 2 हिस्सों में नाक तकसीम है। 3 हड्डियां साइड में नजर आ रही, बारीक बारीक सी हड्डियां, नैलॉन के दुपट्टे से ज्यादा बारीक। इनके ऊपर एक रेशा है जो लाल निशान है, और ये जो है इन हड्डियों के दरमियान में नाक का गोच जिसे हम कहते हैं, ये बारीक सुराख खुलते हैं साइनसेस के। अगर सुराख बंद हो जाए तो इसमें भी रेशा भर जाता है, जिस तरह आपने रेशा भरा हुआ देखा। तो इनका ये तमाम रेशा जो गिरता है नाक में, तो ये कानों पर असरअंदाज होता है। और अगर ये रेशा बंद हो जाए साइनसेस का, तो सर में दर्द होने लगता है, मुंह से बू आने लगती है, नाक बंद रहती है, गले में रेशा गिरना लगता है, बार बार गला साफ करने को दिल करता है, और गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज वी कॉल इट साइनसाइटिस। तो ये साइनसेस की कंडीशन है। जहाँ साइनसेस होते हैं और नाक के नजला होता है, वहाँ कान का वो ट्यूब जो खुलता हुआ दिखाया था मैंने पहले स्केच में, वो बंद होने से मसाइल पैदा हो जाते हैं कान के पर्दे के पीछे। और ये इतनी सिंपल सी बात है कि जब हमें नजला होता है तो हमारे ये हिस्सा है, आईब्रोज वाला हिस्सा, इस पे बहुत हमें भारीपन महसूस होता है और लगता है कि जो है वो माथे के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ भारी भारीपन है और सूजन सी आ जाती है। और खासकर ये चिक्स का ये जो हिस्सा है नाक के साइडों का, तो इस पे भी हमें काफी सुर्खी सी हो जाती है और तकलीफ का एहसास होता है।
तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए आजकल बड़े मॉड सर्जरी शुरू हैं। अभी लेटेस्ट मैंने शुरू की और मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ पाकिस्तान में, जो मैंने इस स्केच में दिखाया था, बारीक से सुराख जो खुल रहे हैं, मैं बैलून साइनोप्लास्टी से इन सुराखों को खोल देता हूँ बगैर काटे हुए, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है। अच्छा। बैलून साइनोप्लास्टी। अच्छा। बैलून से हम खोल देते हैं। यानी कि अब वो जो पहले जमाना था ना कि अगर किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई है या नाक के जो गुदूद हैं वो बढ़ गए हैं, गोश्त बढ़ गया है जिसे कहते थे, तो वो पता चलता था इतनी मोटी नाक और उसके अंदर रुई लगा के और वो घूम रहा होता था वो शख्स, सूजन इतनी होती थी, स्वेलन, और उसकी वजह से वो बेचारा कई 10-12 दिन तक तो घर के अंदर ही रुमाल नाक पे रख के घूम रहा होता था, जोकर बना हुआ था, जोकर, नाक पकौड़ा हो जाती थी, दर्द बड़ा होता था, दर्द बड़ा होता था। लेकिन अब इस सारी चीजों से जान छूट गई है। कैमरा सर्जरी, लेजर सर्जरी, कैमरा और लेजर ने ये काम आसान कर दिया। और अब जो लेटेस्ट जो मैंने किया, बैलून साइनोप्लास्टी ने और बेहतर कर दिया कि हम कम से कम कट्स लगा सकें और आसानी से। हम एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब है हमारे साथ? मैडम वक्त बेदार बोल रहा हूँ लाहौर से। कौन सा बात कर रहे? वक्त बेदार लाहौर से बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब, ये बताइए कि क्या वक्त बेदार साहब क्या जानना चाहते हैं आप? इस तरह है कि मुझे ना ये जैसे मौसम चेंज होता है तो एलर्जी सी हो जाती है और नजला बना शुरू हो जाता है। अच्छा। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये होता है कि पहले मेरे गले में थोड़ी सी इरिटेशन शुरू होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो खांसी और नजला जुकाम, और ये खास तौर पे ये डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, या जब मौसम चेंज हो रहा होता है। अच्छा। तो उन दिनों में होता है, जैसे आज डस्ट हुई हुई है लाहौर में, तो ये है कि सुबह से ना मुझे अब वो छींकें भी आ रही हैं और बह रहा है नजला बहुत ज्यादा। इसके लिए जरा कुछ सजेस्ट करें डॉक्टर साहब के क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए और इसमें मेडिकेशन क्या होनी चाहिए? जी ठीक है वक्त बेदार साहब, आप जो है वो सुनिए, आपको बता दें। डस्ट के लिए तो आजकल डस्टी कराची में भी, लाहौर में भी कह रहे हैं डस्ट है, तो डस्ट तो एक तूफान चल पड़ा पूरे पाकिस्तान में, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी जी, और दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और छतें उड़ गई हैं, तो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं। ऐसे लोग, जैसे इनके लिए मैं बताऊं कि यूकेलिप्टस अगर इनके नजदीक में पेड़ हो तो उसके पत्ते को खूब पानी स्टीम करके पत्ते तोड़ कर उसमें डालें, उसकी स्टीम लें। अच्छा। तो इनकी नाक खुल जाए। वरना किसी नर्सरी में चले जाएं और उनसे पूछ लें कि ये यूकेलिप्टस कौन सा पौधा होता है, मेंथॉल क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अच्छा। तो उसके जो है भाप ले लें। अच्छा। और साथ में एंटी एलर्जिक टैबलेट कोई ले लीजिएगा। अच्छा, लेकिन ऐसी टैबलेट ना लेंगे जिसको खा के आप सो जाएं और ऑफिस ही नहीं जा सकें। जी। तो कुछ लोगों में बर्दाश्त होती है, कुछ में नहीं होती। जी बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप बता रहे थे कि डस्ट का जो स्टॉर्म आया था कल, और उसकी वजह से तो आपने कहा था कि फेसबुक पे आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उसमें था कि अपने घर पे आप खिड़कियां बंद रखें, ठीक है, ताकि आप उससे बचे रहें। बाहर अगर आप भी बचे रहें और खिड़कियां भी बची रहें, खिड़कियां बची रहें, और बेगम को बड़ी खुशी होगी आपके इस अमल से कि उसका काम भी बचा रहेगा, डस्टिंग से बच जाएंगे। सेकेंडली, जब आप बाहर निकलें तो दोज हु आर ड्राइविंग मोटर बाइक्स तो मास्क लगाएं। अच्छा, अब तो बहुत सिंपल से मास्क आ गए हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे से वो मिलते हैं, जो कपड़े के भी होते हैं और काफी वैसे होते हैं, बहुत सस्ते से मिलते हैं, 2-4-5 रुपए के मिल जाते हैं, वो लगा रहे हैं नाक के ऊपर। और इन ऐसे लोग जिनको डस्ट से एलर्जी है और उनको एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं, खुदा न खास्ता, तो ऐसे लोग तो अपने मास्क ना भी हो तो मलमल के कपड़े को लपेट के गीला करके लपेट लें, अगर बाहर निकलना हो तो अवॉइड के बाहर निकलना, एंटी एलर्जिक्स ले लें। और ये बड़ा जरूरी है इन डस्ट से बचना, ऐसे लोगों को जिनको खुसूसन एलर्जी है। जी, लेकिन ये कि बाज़ दफा ये होता है कि डस्ट में नाक पे बहुत खारिश होना शुरू हो जाती है। नेजल डूशेस कर लें, क्योंकि अगर जो उसके बावजूद डस्ट अंदर जाए तो नेजल डूशेस करके जैसे वुजू में पानी मारते हैं ना, तो नाक को साफ रखें, नाक को। अच्छा, अगर किसी को, अभी हम साइनस की जैसे बात कर रहे हैं, किसी को साइनस हो और डॉक्टर कहे कि जी आपको तो साइनस का प्रॉब्लम है, तो इसकी अलामात क्या होती है? एक आम इंसान को मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे साइनस हो गया? देखिए, आपको एक तो साइनस के साथ साथ नाक भी बंद रहती है। सही। अच्छा, नाक बंद नहीं रहती है या उसकी आपको आदत हो गई है, नाक की हड्डी बहुत अरसे से टेढ़ी है और आप वन बिकम यूज्ड टू इट, तो सर में दर्द होगा। अच्छा। सर में दर्द एक साइड पे हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, यहाँ भारीपन होगा, सर में दर्द यहाँ पर भी हो सकता है, बीच सर में भी, गर्दन के हिस्से में दर्द होगा। अच्छा। मुंह से बू आएगी। अच्छा। और जो है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होगी कि आपको बार बार खकारना और गला साफ करना पड़े, गले में खराश रहेगी। तो ये अलामत है
कि आपको साइनसेस हैं। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं और कि साइनसेस के साथ साथ कान बंद लगते हैं। अच्छा। और फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बंदा सुस्त होने लगता है, दिल नहीं चाहता, दिल नहीं सोते चाहता रहने का दिल काम चाहता में। है, उठने का दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं लग रहा काम में, ये सारी चीजें फिर शदीद आदत। हाँ। इसको तशखीस के लिए मुआयना है हम करते हैं, कैमरे से मुआयना कर लेते हैं हाँ। और एक्सरे इसको कंफर्म कर देते हैं। और कंप्यूटराइज एक्सरे जैसे सीटी स्कैन जी। करते हैं वो मैंडेटरी होता है हमारे इस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से। जब हम इसको सांस के सुराखों को बेहतर करते हैं तो वो कंप्यूटराइज। और एक तो कानों के अंदर खासकर ये मैं बात कहना चाहती हूँ, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने सोची थी कहूंगी कि लोग जो कानों के अंदर कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, या किसी भी तिनके में रुई लपेट के और कानों को साफ करते हैं, इसको खुदारा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, हमें पता ही नहीं चलता और कान का बेचारे का जो है वो हम काम तमाम कर देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा है हमारे साथ? मैं मिसेस शफीक फ्रॉम इस्लामाबाद। जी मिसेस शफीक, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा गला तकरीबन 82-83 से खराब है। अच्छा। चुभन होती है उसमें और इसकी वजह से यानी बहुत अरसे से मेरे जिस्म में दर्द है और तकलीफें, जोड़ों का दर्द मुझे शुरू हो चुका है। अच्छा। बस मैं उसका इलाज चाहती हूँ। अच्छा, और गले में जो चुभन महसूस होती है तो वो खाते वक्त होती है या वैसे ही? हर वक्त होती रहती है। हर वक्त? नाक बंद तो नहीं रहती? नाक बंद रहती है आपकी? नाक कभी बंद हो जाती है, कभी खुली रहती है, लेकिन गला बहुत मेरे चुभन रहती है हर वक्त। देखिए, इनके जो गले में रेशा गिर के भी चुभन रहने लगती है। साइनसेस की भी ये एक अलामत है कि साइनसेस से रेशा गले में जाकर दर्द करने लगता है। और जैसे कह रहे जोड़ों में दर्द हो गया तो मुमकिन बुखार भी होता है आपको बार बार क्या? जी जी। हाँ, तो आपके कुछ टेस्ट होने चाहिए जो हमें खुसूसन एक टॉन्सिल के लिए टेस्ट कराते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगा है तो वो टॉन्सिल्स का एक काम है कि एंटीबॉडीज बना रहे हैं। जब वो अच्छी एंटीबॉडीज बनाते हैं तो साथ ही साथ एक खराब एंटीबॉडी को बनाते हैं जिसका हम लेवल देखते हैं। एसओ टाइटर टेस्ट का नाम है, ASOT। ये करवा लें, अगर इसमें वो खराब वाली एंटीबॉडीज की एक हद से ज्यादा मकदार बढ़ गई है जिस्म में तो फिर ऐसे में टॉन्सिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। SOT? ASOT मिसेस शफीर, याद रखिएगा, ASOT एक टेस्ट है, ये जरूर करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा। और किसी अच्छे इस्लामाबाद में जो मौजूद हो उन, वरना फिर आप गूगल पे तलाश कर लीजिएगा डॉक्टर फसीउल अमीर, और फिर इनसे आप फेसबुक के जरिए भी इन टच हो सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना ही जाइए क्योंकि प्रोग्राम है टी टाइम। इंसान को मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे साइनस हो गया? देखिए, आपको एक तो साइनस के साथ साथ नाक भी बंद रहती है। सही। अच्छा, नाक बंद नहीं रहती है या उसकी आपको आदत हो गई है, नाक की हड्डी बहुत अरसे से टेढ़ी है और आप वन बिकम यूज्ड टू इट, तो सर में दर्द होगा। अच्छा। सर में दर्द एक साइड पे हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। यहाँ भारीपन होगा। सर में दर्द यहाँ पर भी हो सकता है, बीच सर में भी। गर्दन के हिस्से में दर्द होगा। अच्छा। मुंह से बू आएगी। अच्छा। और जो है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होगी कि आपको बार बार खकारना और गला साफ करना पड़े, गले में खराश रहेगी। तो ये अलामत है कि आपको साइनसेस हैं। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं और कि साइनसेस के साथ साथ कान बंद लगते हैं। अच्छा। और फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बंदा सुस्त होने लगता है, दिल नहीं चाहता, दिल नहीं सोते चाहता रहने का दिल काम चाहता है, उठने का दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं लग रहा काम में, ये सारी चीजें फिर शदीद आदत। हाँ। इसको तशखीस के लिए मुआयना है हम करते हैं, कैमरे से मुआयना कर लेते हैं। हाँ। और एक्सरे इसको कंफर्म कर देते हैं। और कंप्यूटराइज एक्सरे जैसे सीटी स्कैन जी। करते हैं वो मैंडेटरी होता है हमारे इस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से। जब हम इसको सांस के सुराखों को बेहतर करते हैं तो वो कंप्यूटराइज। और एक तो कानों के अंदर खासकर ये मैं बात कहना चाहती हूँ, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने सोची थी कहूंगी कि लोग जो कानों के अंदर कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, या किसी भी तिनके में रुई लपेट के और कानों को साफ करते हैं, इसको खुदारा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, हमें पता ही नहीं चलता और कान का बेचारे का जो है वो हम काम तमाम कर देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा है हमारे साथ? मैं मिसेस शफीक फ्रॉम इस्लामाबाद। जी मिसेस शफीक, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा गला तकरीबन 82-83 से खराब है। अच्छा। चुभन होती है उसमें और इसकी वजह से यानी बहुत अरसे से मेरे जिस्म में दर्द है और तकलीफें, जोड़ों का दर्द मुझे शुरू हो चुका है। अच्छा। बस मैं उसका इलाज चाहती हूँ। अच्छा, और गले में जो चुभन महसूस होती है तो वो खाते वक्त होती है या वैसे ही? हर वक्त होती रहती है। हर वक्त? नाक बंद तो नहीं रहती? नाक बंद रहती है आपकी? नाक कभी बंद हो जाती है, कभी खुली रहती है, लेकिन गला बहुत मेरे चुभन रहती है हर वक्त।
लेकिन इनके जो गले में रेशा गिर के भी चुभन रहने लगती है। साइनसिस की भी ये एक अलामत है कि साइनसिस से रेशा गले में जाकर दर्द करने लगता है। और जैसे कह रहे जोड़ों में दर्द हो गया तो मुमकिन बुखार भी होता है आपको बार बार क्या? जी जी। हाँ, तो आपके कुछ टेस्ट होने चाहिए जो हमें खुसूसन एक टॉन्सिल के लिए टेस्ट कराते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगा है तो वो टॉन्सिल्स का एक काम है कि एंटीबॉडीज बना रहे हैं। जब वो अच्छी एंटीबॉडीज बनाते हैं तो साथ ही साथ एक खराब एंटीबॉडी वो बनाते हैं जिसका हम लेवल देखते हैं। एसओ टाइटर टेस्ट का नाम है, ASOT। ये करवा लें, अगर इसमें वो खराब वाली एंटीबॉडीज की एक हद से ज्यादा मकदार बढ़ गई है जिस्म में तो फिर ऐसे में टॉन्सिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। ASOT मिसेस शफीर याद रखिएगा, ASOT एक टेस्ट है, ये जरूर करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा। और किसी अच्छे इस्लामाबाद में जो मौजूद हो उन, वरना फिर आप गूगल पे तलाश कर लीजिएगा डॉक्टर फसीउल अमीर, और फिर इनसे आप फेसबुक के जरिए भी इन टच हो सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए क्योंकि प्रोग्राम है टी टाइम। दुनिया सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी की खबरों से नहीं बनी, चलो इसे खुशियों की नजर से देखते हैं। एक रास्ता बंद हो जब तो खुले नई हजारों राहें, थोड़ा सा अंधेरा है तो सन कितने ब्राइट हो जाए, कोई जुदा जो हो तो हजारों अपने बन जाए, एक वर्ड जो बोले हमारे बारे में, उसके बदले सच्चाई के लाखों परचम लहराए, कोई न माने तो क्या, लाखों जब एक साथ खड़े हो जाए, उदासी उम्मीदें खिली हैं, दिल में बसी जिंदगी खुली अब खुशी है, उदासी उम्मीदें खिली हैं, दिल में बसी जिंदगी खुली अब खुशी है। 11, 12। क्या मामू, सुबह सुबह मजाक। यहाँ आइए, थोड़ी और सेहत बनाइए। तुम करके सेहत बना रहे हो और मैं करके सेहत बना। चाय से सेहत? जी हाँ, सुप्रीम चाय सेहतमंद है। इसकी उम्दा पत्तियों में है कुदरती फ्लेवोनॉइड्स जो देते हैं इसे गहरा सुर्ख रंग, और सेहतमंद फ्लेवोनॉइड्स भरी चाय खून की रवानी बेहतर करने में मदद करती है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। ईगल फायरबोल्ट 70 नया डिजाइन, जदीद हेडलाइट और मीटर्स, स्पेशल साइलेंसर, नए हैवी ड्यूटी शॉक अब्सॉर्बर्स, खूबसूरत LED इंडिकेटर्स और कलर मैचिंग मडगार्ड, और सबसे बढ़कर ईगल का नाम ईगल फायरबोल्ट 70 से कुछ और ज्यादा। सुप्रीम का नया पैक, 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज। हाँ, सुप्रीम का नया पैक हेल्दी सोच जगाए, क्योंकि सेहत दिखे अब नए पैक पे। उठें, हर वो स्विच, हर वो लाइट ऑफ कर दें जो बिजली ज़ाया कर रहा है। शाम 7 से रात 11 बजे तक बिजली कम से कम इस्तेमाल करें ताकि सबको रोशनी मिले। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मिसेस शफीक से बात कर रहे थे, तो होपफुली वो तो यकीनी तौर पे आपसे फेसबुक के जरिए या गूगल आपकी वेबसाइट के जरिए आपसे इन टच हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हमने एक बच्चे के हवाले से बात की थी, ठीक है, तो हमारे साथ एक कॉलर है, पहले हम उनसे बात कर लें, उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है ना, तो अक्सर ये होता है कि वो दूध उनके कान से निकल आता है, तो ये क्या एक वो है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब है हमारे साथ? हाँ, ताहिर महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। ताहिर साहब, आप खैरियत से हैं? हाँ, बस ठीक ठाक जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब अच्छा है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये डॉक्टर से पूछना था, मेरा बेटा, मैं एक्चुअली कराची में रहता हूँ, रिहाइश मेरी उधर, ये बेटा है 10 साल का है तकरीबन,
तो उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, खांसी उसकी डबल आवाज में होती रहती है, शदीद किस्म की ना। अच्छा। तो बीच में ठीक हो जाता है, तो फिर फिर तो उसको टेम्परेचर भी रहता है साथ में। एज क्या? एज 10 साल बताइए। 10 साल जी। और ये कितने अरसे से है बच्चे को? ये कभी मतलब इसको हो जाती है, कभी एक साल नहीं होती, और कभी इसको बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि एक महीना खत्म नहीं होती। ये रात को सोते मुंह तो नहीं खुला रखते हैं? जी बिल्कुल, इनका ऐसे होता है, सही कह रहे हैं हम जी। ये रात को बेचैन भी सोते होंगे, मुंह खुला रखते हैं, खराटे लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के जो ना एडिनॉइड्स हैं, जिसकी वजह से मुंह खुला रख के जब सांस लेते हैं रात को, तो इनको बार बार ये इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। और ये खांसी हो जाती है। ऐसे बच्चों को बाद वक्त ये भी होता है, कम सुनाई देने भी लगता है, जिसका वो इजहार नहीं कर पाते, लेकिन वो डिक्टेशन में पूरा नहीं लेते हैं। क्लास टीचर को शिकायत होती है, या कम सुनते हैं क्लास में, तो थोड़ा उधर पीछे रह जाते हैं। तो इनका तो मुआयना होना चाहिए, एक्सरे साइनसेस होने चाहिए, और इनका अगर एडिनॉइड है तो एडिनॉइड को हटाना जरूरी हो जाता है ऐसे बच्चों। अच्छा, सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी करीब तरीन ENT स्पेशलिस्ट, और अगर आप कराची में हैं और बच्चा भी कराची में, लाहौर से कराची आ सकता है, तो बेहतर ही होगा कि डॉक्टर साहब के पास ले जाइए, ताकि वो उसको चेक अगर लाहौर में तो मेरे दोस्त हैं, फोन कर लीजिए, मैं उनका पता बता दूंगा। अच्छा, तो बस डॉक्टर फसीउल्लाह मीर लिखकर आप नेट पे चले जाइए और वहां से डिटेल लेके डॉक्टर साहब से मालूम कर लें, तो लाहौर में भी इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे का मसला ENT के हवाले से हल हो सकता है। अच्छा, हम अपने उसी सवाल की तरफ वापस आते हैं। बच्चे से बचा हो गया, दूध कैसे आता है? दूध कैसे पता चलता है कान में से दूध निकल आया? इनफैक्ट होता ही है कि बच्चों को जो पिलाते में फीडर दें, या माएँ रात को सोते में दूध पिला दें। अगर बच्चे फ्लैट रहें, सर ऊंचा ना हो, तो गोद में बच्चे का सर ऊंचा रख के दूध पिलाना चाहिए या फीडर देना चाहिए। वरना ये दूध जो है, यूस्टेशन ट्यूब जो मैंने स्केच में दिखाया था, कान के पर्दे के पीछे से जो आके नाक के पिछले हिस्से में खुलता है, वहां दूध चला जाता है और इन्फेक्शन कर देता है। यानी कि वो दूध जो है, वो जब पी रहा होता है बच्चा, अगर बच्चे को सीधा लिटा दे या उसकी गर्दन टेढ़ी हुई भी हो, तो वो लेकिन बच्चे की गर्दन को इस तरह रखें, इस तरह थोड़ा सा, राइट। और वो अगर चला जाए यूस्टेशन ट्यूब में, तो वो इन्फेक्शन करके बाहर आता है मवाद में। जो मवाद पीले रंग का होता है वो दूध नहीं है, बल्कि मवाद है। अच्छा, वो इन्फेक्शन हो जाता है, और हम ये समझते हैं कि शायद वो दूध कान से बाहर आ रहा है। इसीलिए जन्नत पैरों के नीचे मिली है। रातों को उठें, बच्चे को सर ऊंचा करके दूध पिलाएं। बिल्कुल सही बात है। तो खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये जहन में रखिए कि चाहे माँ अपना दूध पिला रही हो या बॉटल का दूध हो, तो ये जहन में रखिए कि बच्चे को इस तरह से रख के पिलाना है, थोड़ा सा बच्चे का सर उठा के पिलाना है, ताकि उसको इन्फेक्शन कम से कम। वो जो दूध बाहर आया, कान के पर्दे में सुराख हो गया, पर्दे में सुराख बड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफा ये देखा गया है कि हम लोग कॉटन बड का या तिनके में रुई फंसा के और इस्तेमाल करते हैं, और अचानक एक टीस सी उठी करते हुए तो हम फौरन बाहर निकालते हैं, और फिर ये होता है चंद दिनों बाद हम देखते हैं कि जी कान के अंदर कुछ पस सा भी आ रहा है, या फिर कान सूज भी रहा है, तकलीफ भी हो रही है, खाना खाते में दर्द होने लगा, डाले और उसके बाद पता चला कान से कम सुनाई दे रहा है। कॉटन बड के इस्तेमाल को सारे ENT सर्जन मना करते हैं, क्योंकि कॉटन बड जो आपका साइज है और कान का सुराख है एक ही जितना है। आप मैल बाहर नहीं बल्कि अंदर पुश कर रहे हैं। कुदरत ने सलाहियत दी है, कान के मैल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा, एक दिन आप यूं साफ करते हैं तो निकल आता है। अच्छा। तो कान साफ करने का तरीका ये है कि तौलिया मोड़ लें, या टिश्यू के 4 बना के मोड़ कर टिश्यू को कान में ऐसे कर लें और हल्का सा दबाएं, तो जज्ब कर लेगा नहाने के बाद पानी। तो आपको कॉटन बड करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हम मना करते हैं इस बात से। और अच्छा। ये जो है दर्द कर सकता है अगर आप कॉटन बड को रफली इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद साहब। जी, मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था 3 साल पहले, सही। तो तकरीबन 1.5 साल से ना नाक से खून आता रहता है। वैसे तो नाक बंद भी हो जाता है, लेकिन जब नाक खुलता है उसके से अक्सर आता रहता है, रात को या दिन में आता रहता है, काफी आता है खून। वो किस वजह से? अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, ये बताइए कि आप कराची से बात कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या ऑपरेशन हुआ था 3 साल पहले? नाक का। मेरा नहीं होता, मेरे बड़े भाई का हुआ था नाक का। नाक का, ठीक है। तो नाक का हुआ था, नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, तो नाक का ऑपरेशन तो करा लिया, लेकिन अब उनके ना से नाक से खून आता है और अक्सर भी रहता है। देखिए, नाक के खून आने के असबाब अगर मैं बता दूं, आपके भाई का तो ऑपरेशन हुआ था, हो सकता है ऑपरेशन के प्रॉब्लम्स में खून आ रहा हो, या आपके भाई कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं? उनकी उम्र कितनी भाई की? जी उस्मान आप हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, चलिए ऑन एयर तो, जवाब देते हैं। जनरली कि ब्लड प्रेशर
की ज्यादती की वजह से नाक से खून आता है। नाक से खून आने के और दूसरे असबाब होते हैं, जिसमें इनकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी में बाज़ कॉम्प्लिकेट करके खून आता है। बाज़ नक्सीर जिसे हम कहते हैं, खून का आना, ये जो है आपके दवाई लेने से भी हो जाता है। कुछ लोग ये लोप्रिन या एस्कार्ड वगैरह जो खून पतला करने की दवाएं खाते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो खून के आने को रोकने के लिए फर्स्ट एड तो ये कि नाक के नर्म हिस्से को दबा के रखें, मुंह खुला रखें, मुंह से सांस लें, तो ये अच्छे से अच्छी ब्लीडिंग रुक जाती है। ड्राई वेदर में तो कोई ऑइंटमेंट लगा लें, जैतून का तेल लगा लें ताकि ड्राई ना रहे। तो ये फिर आप अगर खून फिर भी आ रहा है तो मुआयना करवाएं, फिर एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, प्रॉपर इलाज हो फिर उसका। और बल्कि ज्यादा अच्छी बात होगी उस्मान कि आप अपने भाई को बताइए, डॉक्टर फसीउल्लाह मीर साहब का हॉस्पिटल मौजूद है, पीर के दिन फ्री आप लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बेहतर ही होगा कि फायदा उठाया जाए इस बात से और जाकर हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है कि हमने फ्री डे रखा है पीर के दिन के दोस्त हु कैन नॉट अफोर्ड अवर कॉस्टली फीस वगैरह नहीं इस टाइम वो कर सकते हैं, तो बचत करना चाहते हैं या लोग पैसे नहीं है तो मंडे हमने फ्री रखा है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और मंडे के अलावा वैसे तो 7 डेज अ वीक हॉस्पिटल होता ही है ऑन, तो आप किसी दिन भी जाकर और इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी मालूमात हमारे तमाम कॉलर्स को, व्यूअर्स को दी और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की और जिंदगी दे। एक दफा फिर हम हमारी पूरी टीम वक्त ग्रुप की आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहेंगे कि जो बातें आज हमने प्रोग्राम में बताई हैं उनको जहन में रखिए, दूसरों को भी बताइए ताकि आप भी, आपके कान और नाक महफूज रह सकें और दूसरों के भी कान नाक महफूज रह सकें। और अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बानी।